Keep your back straight, eyes closed. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Om. Breathe in. Om. Breathe in. Om. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. अपना टॉपिक क्या चल रहा था? पर्सनालिटी ना, लास्ट टाइम. लास्ट हमारा खत्म हुआ था शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, है ना. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. पर्सनालिटी के ऊपर जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उनका है जुंग का, प्रेस्टमस, शेल्डन एंड फ्राइडमैन एंड रोजमैन क्लासिफिकेशन. ऐसे 4 साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने पर्सनालिटी को अलग अलग तरीके से उसके ऊपर रिसर्च किया है. जुंग का क्लासिफिकेशन सिंपल था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मिक्स वाला. क्रिस्टमर ने किया था मेंटली जो रिटार्डेड लोग हैं, जिनको मानसिक कुछ समस्या है, ऐसे लोगों की पर्सनालिटी पे किया था. फाइनिक टाइप, एथनिक टाइप, एथलीट टाइप और डाइप्लास्टिक टाइप. और इसको ही आगे बढ़ाते हुए शेल्डन ने उन्हीं लोगों पे किया और उन्होंने एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक ऐसे 3 में डिवाइड किया पर्सनालिटी को. अब आगे चलते हैं हम लोग. फ्राइडमैन एंड रोजमैन क्लासिफिकेशन. टाइप A and टाइप B पर्सनालिटी थियरी डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टिंग पर्सनालिटी टाइप्स. अभी फ्राइडमैन और रोजमैन ने क्या किया? टाइप A पर्सनालिटी और टाइप B पर्सनालिटी ऐसे करके बताया. ओके. अब टाइप A पर्सनालिटी मतलब क्या? द थियरी डिस्क्राइब्स टाइप A इंडिविजुअल्स एज अ रूड, ambitious, rigidly organized, highly strategious, conscious, sensitive, impatient, anxious, proactive, and concerned with time management. People with a type A personalities are often high achieving, workaholic. They push themselves with deadlines and hate both delays and ambivalence. अभी देखो, फ्राइडमैन ने बताया कि 2 तरह के लोग होते हैं. टाइप A तरह के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही रूड वाले होते हैं, एकदम कड़क स्वभाव वाले होते हैं और उनकी बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं और हाईली स्टेटस कॉन्शियस होते हैं. उनको सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर धैर्य नहीं होता है, हर चीज के लिए एकदम एक्टिव रहते हैं, बहुत टाइम मैनेजमेंट के पक्के होते हैं और हायर गोल अचीव करते लाइफ में. वर्कोलिक होते हैं, मतलब काम के प्रति उनको बहुत जुनून होता है. उन्होंने अपना एक बार टारगेट बना लिया कि मुझे ये अचीव करना है, तो उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती. और जब उनको कोई डेडलाइन रहता है कि आपको ये अचीव करना है, इतने तारीख तक आपको ये करना है, तो उसमें अपना पूरी ताकत झोंक देते हैं वो.
ओके। और डिले उनको पसंद नहीं है ना, कोई टाइम से लेट उनको पसंद नहीं आता। तो ऐसे जो लोग हैं ना सोसाइटी में, आप देखोगे जो जिनको हाई स्टेटस है, जो हाईली क्वालिफाइड या जो है ना समाज में सबसे उच्च जो कैटेगरी के लोग हैं काम करने में, ऐसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। नाउ टाइप ए बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड थ्रू 3 मेजर सिम्टम्स। आप कैसे बता सकते हो कि ये टाइप ए कैटेगरी में कोई आता है? पहला सिम्टम है, पहला उसको देखने का अगर सिम्टम देखेंगे, फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडलीनेस which can be triggered by even minor incidents। वो है ना इतना ज्यादा दोस्त बनाते नहीं है। आपने एग्जाम में 2 तरह के लोग देखे होंगे। एक होता है जब आपको एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है, आपने आगे वाले को पूछा तो वो बताता, आपको उसको आंसर आता रहेगा तो आपको बता देगा। लेकिन दूसरा वाला है ना, आपने नहीं पूछा ना तो भी अपना पेपर छुपाता रहेगा कि कहीं आप उसका कॉपी ना कर लो, उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, आपके ज्यादा ना हो जाए। देखा है क्या ऐसे लोगों को? तो ऐसे लोग टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं, जिनको ये पसंद नहीं कि मेरा कुछ है तो मैं दूसरों को शेयर करूं। उनके अंदर शेयर की फीलिंग नहीं होती है, उनके पास दोस्त बहुत कम होते हैं, है ना। और अगर छोटी सी भी घटना हो जाती है उसका वो बवाल मचा देते हैं कि अरे तुमने ऐसे क्यों किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे। और उनका उनके पास धैर्य नहीं होता, हर चीज में अर्जेंसी रहती है उनको, उनके अंदर कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा होती है। ओके। अभी टाइप ए पर्सनालिटी में देखेंगे तो इम्पेशेंट, धैर्य नहीं है, कॉम्पिटिटिव ज्यादा है, लगातार काम करते रहने की उनको आदत होती है, और उनको हमेशा अचीवमेंट ओरिएंटेड, मतलब जो टारगेट है वो उनको अचीव करना ही है। थोड़े एग्रेसिव स्वभाव के भी होते हैं और उनको बहुत सारा स्ट्रेस भी रहता है। ऐसे लोग टाइप ए के रहते हैं, ठीक है। अब टाइप बी पर्सनालिटी के लोग कैसे होते हैं? नोटेड टू लिव अ लोअर स्ट्रेस लेवल। ऐसे लोग के पास तनाव कम रहता है। दे टिपिकली वर्क स्टेडली एंड में एंजॉय अचीवमेंट। वो आराम से अपना काम करते हैं और उनको जो अचीवमेंट मिला है उसको वो आराम से एंजॉय भी करते हैं। Okay, when faced with competition, they may focus less on winning or losing than their type A counterpart and more on enjoying the game regardless of winning or losing। जब कंपटीशन की बात आती है तो वो रिजल्ट पे ध्यान नहीं देते, ज्यादा फोकस इस पे नहीं करते कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा, बल्कि उस गेम पे या जो काम कर रहे हैं प्रोसेस पे ज्यादा एंजॉय करते हैं, उसको करना एंजॉय करते हैं, न कि हार जीत पे। ओके। जबकि टाइप ए वाले में कैसा है, उसको तो रहेगा नहीं मुझे जीतना ही है, जीतना ही है। ठीक। और जो टाइप बी पर्सनालिटी के लोग होते हैं ना, ये ऐसा करियर बनाते हैं, जैसे राइटर होते हैं, काउंसलर होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, ये सब लोग टाइप बी पर्सनालिटी के होते हैं। ओके। और जैसे नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम जो मैनेजर हैं, प्रोफेसर है, जज है, ऐसे सब लोग टाइप बी पर्सनालिटी के होते हैं, क्योंकि उनको दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। ओके। और उनको उनको नए नए आइडियाज, नए नए कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। वो ज्यादातर है ना ऐसे रिफ्लेक्टिव टाइप के, दार्शनिक टाइप के लोग होते हैं, जो बाहर की दुनिया के साथ साथ अंदर की दुनिया के बारे में भी सोचते हैं कि क्या फील कर रहा हूँ मैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका दूसरे पे क्या परिणाम होगा, ये सब बारे में सोचते हैं वो। In psychology, trait theory, also called dispositional theory, is an approach to the study human personality। अब ये जो ट्रेट थियरी है उसमें आपकी साइकोलॉजी में, आप जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसका अप्रोच क्या है, किस तरह से वो लोग है ना पर्सनालिटी बनती है ना, उसको समझने के लिए ये ट्रेट थियरी बनाया है। Trait theorists are primarily interested in the measurement of traits which can be defined as habitual patterns of behavior, thought and emotion। अभी ट्रेट थियरी में जो थियरिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या करते हैं कि वो मेजर करते हैं हर चीज को, जैसे कि आपके आदत, आपकी जो आदतें हैं है ना, वो आपके बिहेवियर में किस तरह से आपकी आदतें बनती हैं, किस तरह से वो डेवलप हुई, कौन कौन सी आपकी रेगुलर आदत है,
आपके विचार किस तरह से है, आपके इमोशन किस तरह से है ना। अभी कैसा होता है, बहुत सारे लोग है ना किसी दुखियारे को देख के खुद दुखी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ नहीं लगता है ना। According to this perspective, traits are relatively stable over time, differ across individuals. Example, some people are outgoing whereas others are shy and influenced behavior. अभी ट्रेट थियोरी जो है वो ज्यादातर लोगों में है ना, अगर आपने बता दिया कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी ऐसी है तो ज्यादातर उसकी पर्सनालिटी वैसे ही होती है, लेकिन कभी कभार एकाध व्यक्ति के हिसाब से वो थोड़ी अलग भी हो सकती है। जैसे कि ऐसा जो व्यक्ति है वो कोई जिसको बहुत सारा घूमना पसंद है, लेकिन एक को अकेले रहना या कम घूमना या अपने आप में रहना वो भी पसंद आता है उसको, है ना। तो इंडिविजुअल लेवल पे वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी लेवल पे वो एक जैसे रहते हैं। Traits are characteristic ways of behaving such as extraversion, introversion. An individual may fall along any point in the continuum, and where they fall determines how they will respond in various contexts. और इस तरह से जो ट्रेट थियरी है ना, उसमें कैसा है कि किस तरह से बिहेव करते हैं, इंट्रोवर्जन है, एक्सट्रोवर्जन, अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है ना, और किस तरह से उनके अंदर पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं और किस तरह से वो उसको डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से उनका बर्ताव होगा, ये सब समझने के लिए ट्रेट थियरी है। ठीक है, अब ट्रेट थियरी में अल्पोर्ट ट्रेट थियरी है सबसे पहला। टाइप थियरी में टाइप ए और टाइप बी हो गया। ट्रेट थियरी में पहला है ऑलपोर्ट ट्रेट थियरी। ओके, so Jordan Allport was one of the first modern trait theorists, and he organized these traits into hierarchy of 3 levels. Allport जो थे उन्होंने ट्रेट थियरी को 3 लेवल पे बनाया। ओके, उन्होंने बताया पर्सनालिटी को बनाने के लिए है ना, इस 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। उन्होंने पहला जो लेवल बनाया कार्डिनल ट्रेट, दूसरा सेंट्रल ट्रेट और तीसरा सेकेंडरी ट्रेट्स। ओके, अभी कार्डिनल ट्रेट जो है they stand at the top of the hierarchy and are known as the individual's master control. They are considered to be an individual's ruling passion. Cardinal traits are powerful. अब ऐसा है कार्डिनल ट्रेट वाले जो इस पर्सनालिटी के जो लोग हैं ना, वो सबसे टॉप के लोग होते हैं, है ना। वो सबके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना, और एक के ऊपर उनको रूल करना चाहते हैं। ये पावरफुल लोग होते हैं ना, पर्सनालिटी उनकी बहुत पावरफुल होती है कि उनको ना हमेशा लीडर ही बनना रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको कार्डिनल ट्रेट थियरी बोला गया है। एंड कार्डिनल ट्रेट्स ऑफन डेवलप लेटर इन लाइफ एंड सर्व टू shape almost all aspects of an individual's purpose, behavior and attitudes. Historical figures are often thought of in terms of their cardinal basic traits. Mother Teresa is strongly associated with goodness and charity. Adolf Hitler is associated with evil, and his name evokes the embodiment of ruthlessness. अभी ऐसी पर्सनालिटी देखो, सबकी पर्सनालिटी में ना पूरी लाइफ को अगर हम एक साथ ऐसे देखेंगे तो हम किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है या तो दयालु था, उसमें ज्यादातर दयालुता थी, या ज्यादातर कठोरपन था, है ना। तो उनकी पूरी पर्सनालिटी का इसेंस क्या है, पूरे उनकी लाइफ को हम किस तरीके से देखते हैं। तो कार्डिनल ट्रेट्स में बताया है कि जैसे मदर टेरेसा का एक एग्जाम्पल है, आप ये 2 एग्जाम्पल रखोगे तो आपको याद रहेगा। मदर टेरेसा को जब हम देखते हैं तो उनके नाम के आगे हमें ऐसा लगता है कि दयालु, है ना। दयालु तो उनके लिए सबसे बड़ा एडजेक्टिव होगा, उनके लिए हम जो सम्मान देंगे या उनकी जो विशेषता थी। अगर हम उनकी पर्सनालिटी की बात करें कि मदर टेरेसा की पर्सनालिटी कैसी थी, तो बोल सकते हैं कि वो दयालु स्वभाव के थे। और वहीं हिटलर के बारे में अगर आप बात करें कि हिटलर की पर्सनालिटी कैसी थी, तो क्या आता है, क्रूर स्वभाव का था, है ना। समझ में आ रहा है ये। तो इस तरह से पूरी लाइफ को किस तरह से आप समराइज करोगे किसी की पर्सनालिटी को, वो है कार्डिनल ट्रेट में। नाउ सेंट्रल ट्रेट में क्या आता है, कम नेक्स्ट इन द हायरार्की, दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन वेरिंग डिग्री इन एवरी पर्सन सच एज लॉयल्टी, काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस, वाइल्डनेस एक्सेट्रा. They are the basic building blocks that shape most of our behavior.
अभी सेंट्रल ट्रेड में आता है, ये होता है कार्डिनल ट्रेड, मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी का इसेंस, कि पूरी व्यक्तित्व का क्या परिणाम है, अंत में आप उसको किस तरह से देखते हो, वो सेंट्रल ट्रेड में आएगा। कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आप में थोड़ी ज्यादा है, किसी में थोड़ी कम है। जैसे लॉयल्टी है। अभी लॉयल्टी मतलब क्या, कि आपके अंदर किसी के प्रति लॉयल्टी मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी के प्रति आप कितने सच्चे हो। तो हमारे लिए क्या होता है कि अगर आप एक इंसान के तौर पे देखोगे, कि मान लो आप अपनी लाइफ में, है ना, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हो, लेकिन उसमें आता है ऐसा कि किसी के प्रति आप बहुत सच्चे होते हो, लेकिन किसी किसी को आप कभी झूठ भी बोल देते हो, कभी थोड़ा धोखा भी दे देते हो, क्योंकि आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको लगता है कि अरे मैं क्यों करूँ उसके लिए, जाने दो ना, उसका नुकसान होने दो। इस तरह से हम किसी के लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं। तो वहां पे हमारी चॉइस रहती है, प्रायोरिटी रहती है। लेकिन ऐसा कोई एक व्यक्ति होगा कि जो किसी सभी के प्रति सच्चा रहेगा, वो उतना पॉसिबल भी नहीं है। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब कि अगर आप 10 व्यक्ति लोगों से मिलते हो, तो 10 व्यक्ति में से कितने लोगों के साथ आप काइंड रहते हो, कितनी दयालुता आप दिखाते हो, और कितने लोगों के साथ दयालुता नहीं दिखाते। तो कोई रहेगा जो सभी के प्रति रहेगा, कोई रहेगा कि वो ज्यादातर लोगों के प्रति रहेगा, लेकिन कितना दयालुता दिखाएगा, कभी ना कभी अपने बारे में भी सोचेगा, या बोलेगा कि नहीं अभी मैं ऐसा नहीं करता, या कभी गुस्से में है। फ्रेंडलीनेस, वैसे ही वाइल्डनेस, ये सब जो नेचर है, ये क्या है कि अगर आपके अंदर ज्यादातर है तो आपको वैसा मानेंगे, लेकिन 100% होगा ऐसा नहीं होता है ना। नाउ सेकेंडरी ट्रेड में है एग्जिट एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की एंड आर नॉट quite as obvious or consistent as central trade. They are plentiful but are only present under specific circumstances. They include things like preferences and attitude. अभी जो सेकेंडरी ट्रेड है ना, प्राइमरी ट्रेड में क्या है कि आपकी पूरी लाइफ को हम वैसे डिफाइन करेंगे। सेकेंडरी सेंट्रल में क्या है कि कितना आपके जो वैल्यू है वो कितना लोगों के साथ आप करते हो। ज्यादातर लोगों के साथ लॉयल रहते हो तो बोलेंगे नहीं नहीं वो आदमी सच्चा आदमी है, उस पर आप भरोसा कर सकते हो, ऐसा हम बोलते हैं ना। ये बोलते नहीं नहीं उसका नेचर तो बहुत फ्रेंडली है, जबकि उसने 10 में से 8 लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर किया होगा, 2 के साथ अनफ्रेंडली भी किया होगा, लेकिन हम मानेंगे कि नहीं वो फ्रेंडली बिहेवियर करता है। ऐसा ये सेंट्रल ट्रेड में। सेकेंडरी ट्रेड में क्या होता है कि कोई शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है, लेकिन है ना, कभी कभी तो आपने उसको एकदम परेशान ही कर दिया, तो वो भी गुस्से में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अगर कोई शांत स्वभाव वाला है, नेचुरली नॉर्मली उसका स्वभाव शांत है, लेकिन कभी आप उसको बहुत गुस्सा दिलाओगे तो गुस्से में भी आ जाएगा, उसके साथ कुछ गलत करोगे तो वो भी गुस्सा हो सकता है। तो ये इंसान का कभी कभी का बिहेवियर है, लेकिन हम उसको ले नहीं सकते कि ये उसका स्वभाव है, ऐसा नहीं मानेंगे। ऐसा कि कभी कभी तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। ठीक है क्या ये, या कोई कोई ऐसा इंसान होता है जो नॉर्मली तो बहुत बातें करेगा, जोक सुनाएगा, बातें करेगा, लेकिन अगर उसको स्टेज पे खड़े कर दो ना तो डर जाता है वो, ना फियर आ जाता है, नर्वस हो जाता है वो। क्यों, है ना, क्योंकि उसका स्वभाव ज्यादातर बोलना है, लेकिन सिर्फ कभी कभी जब ऐसे स्टेज फियर है उसके अंदर, इसके लिए वैसा हो जाता है। ये क्लियर है क्या सभी को। तो इस तरह से उन्होंने पर्सनैलिटी को, पूरे स्वभाव को, जो मानव स्वभाव है ना, या मानव का जो व्यक्तित्व है, उसको उसकी लाइफ से डिफाइन किया, कि उसकी जो आदतें हैं उससे डिफाइन किया, उसके अंदर का जो स्वभाव है उससे उन्होंने डिफाइन किया। अब नेक्स्ट है केटल्स ट्रेड थियरी, the most recent advanced theory of personality based on trait approach has been developed by Kettle. He has defined trait as a structure of the personality inferred from the behavior in different situations and describes 4 types of traits. Okay? अभी कैटल ने डिफाइन किया कि 4 तरह से उन्होंने मानव के व्यक्तित्व को कैटेगराइज किया है। पहला है कॉमन ट्रेट्स, दूसरा यूनिक ट्रेट्स, तीसरा सर्फेस ट्रेट्स, चौथा है सोर्स ट्रेट्स। कॉमन ट्रेड्स में क्या है, द ट्रेड्स फाउंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन जनरल पॉपुलेशन लाइक ऑनेस्टी, अग्रेशन एंड कोऑपरेशन। जो कॉमन लोगों में ये बातें होती हैं कि कितना ईमानदार है वो, कितना गुस्सैला है, कितना लोगों के साथ कोऑपरेशन करता है, ये जो कॉमन बातें हैं, कितना करता है नॉर्मली लोगों के साथ, कितना करता है। अगर ज्यादा करता है तो हम बोलेंगे अरे ये ऑनेस्ट व्यक्ति है,
ये गुस्से वाला है, ये बहुत कोऑपरेटिव व्यक्ति है, ऐसा, तो उसको कैटेगरी में डाल देंगे। यूनिक ट्रेड में क्या आता है, ए पर्सन हैज टेम्परामेंटल ट्रेड्स, इमोशनल रिएक्शन। अभी एक व्यक्ति है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, मतलब उसका मानसिक स्वभाव कैसा है, इमोशनल कितना है वो, है ना, उसको बात बात पे इमोशन आता है, या फिर वो कभी इमोशनल में रहता ही नहीं है, हमेशा गुस्से में रहेगा, या फिर उसका दुख में सुख में क्या रहता है, उसका मानसिक स्वभाव क्या है, उसके ऊपर है। सरफेस ट्रेड में बताया है टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर मैनिफेस्टेशन ऑफ बिहेवियर लाइक क्यूरियोसिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड टैक्टफुलनेस। सरफेस बिहेवियर में क्या बताया है सरफेस ट्रेड में, कि आपके अंदर आपका जो स्वभाव है, कौन सा वाला स्वभाव है, क्यूरियोसिटी वाला है कि हर चीज को देख के आपको जानने की इच्छा रहती है कि नहीं रहती है, आप हमेशा हर काम के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हो कि अपना काम खुद करते हो, आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप खुद सॉल्व करते हो कि दूसरे के पास हेल्प मांगने तुरंत चले जाते हो, है ना, इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया। सोर्स ट्रेड में उन्होंने बताया अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स और सोर्स दैट डिटरमाइन वंस बिहेवियर सच एज डोमिनेंस, सबमिशन एंड इमोशनलिटी। सोर्स ट्रेड में ऐसा है कि आपका जो स्वभाव है वो डोमिनेंस वाला है, डोमिनेट करते हो किसी के ऊपर अपना, है ना, अधिकार जमाते हो कि, है ना, कि हमेशा रूल करना चाहते हो, या सरेंडर करते हो कि नहीं नहीं सबको समान रूप से मानते हो कि नहीं जैसा मैं हूं वैसा वह है। आपकी इमोशनलिटी कैसी है, आपका भावनात्मक स्वभाव कैसा है, उसके बारे में अगर है ना कम है ज्यादा है तो उस तरह से कैटेगराइज करना। तो इस तरह से उन्होंने कॉमन ट्रेड्स, यूनिक ट्रेड्स, सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करके व्यक्तित्व को बताया कि जिन लोगों के पास, है ना, जो चीजें अपने एक जर्नल स्वभाव या जर्नल वैल्यू जो लोगों में होनी चाहिए वो अगर है तो वो कॉमन में आएगा। जो कॉमन चीजें लोगों में हम ढूंढते हैं, हम लोगों में ढूंढते हैं ना कि ऑनेस्ट रहे, कोऑपरेट करे, ऐसे जो कॉमन चीजें हैं जिसमें रहती है वो कॉमन में आ जाएगा। यूनिक ट्रेड में कि इसमें यूनिक ट्रेड कि उसका, है ना, तो बात बात में गुस्सा हो जाता है कि शांति से बात को सुनता है ना। दूसरा है कि उसके अंदर कुछ जानने की, सीखने की इच्छा है कि बस कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है, जितना बता दिया उतना ही करना है। सोर्स ट्रेड में क्या है कि उसको स्वभाव कैसा है, वो सबको, सबके साथ हमेशा ऐसे अकड़ के रहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, यह सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है। ओके, और कैटल बिगेन टू ऑब्टेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ह्यूमन ट्रेड्स एंड फॉर्म्ड अ लिस्ट ऑफ 17,000 ट्रेड्स। और इस तरह से उन्होंने 17,000 ट्रेड्स बनाए कि इतने सारे व्यक्तित्व हो सकते हैं, 17,000। On the second step, he managed to form some specific groups which he called the surface traits. Okay? बाद में उन्होंने 17,000 में भी कुछ कॉमन लोगों को एक साथ रख दिया। And the analysis of surface trait, he found that some are overlapping and made a list of traits called source traits. For example, academic performance of a student is predictable by analyzing two traits such as intelligence and reading habits. अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया, कुछ कॉमन चीजें हैं उसको एक जगह रख दिया तो सरफेस ट्रेड्स में। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है ना, उस वो बुद्धिमान स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और उसको पढ़ने की आदत है, अगर 2 ये उसके स्वभाव में है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा कि उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आएगा वो, उसका ये परिणाम। तो हम अपने आप मान सकते हैं अगर इंटेलिजेंट है और उसको पढ़ने की, किताबें पढ़ने की बहुत आदत है तो उसका व्यक्तित्व हम कैसे समझ सकते हैं, पर्सनालिटी, कि ये एग्जाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ ना कुछ तो ये अच्छा करेगा एग्जाम में और आगे जाके कुछ तो बनेगा ये। इस तरह से हम उसके व्यक्तित्व को पहचानते हैं। ठीक है, नाउ दिस एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेशन ऑफ आवर पर्सनालिटी। नहीं, इसके ऊपर वाला भी करते हैं। हाँ, ये एनालिसिस ऑफ सरफेस ट्रेट हो गया। अभी नेक्स्ट है टाइप कम ट्रेड थियरी। पहले टाइप ए टाइप बी याद था आपको और बाद में ट्रेड। टाइप और ट्रेड ऐसे 2 टाइप की पर्सनालिटी का टाइप देखा आपने। अभी एक ऐसी भी पर्सनालिटी होती है जिसमें टाइप भी है और ट्रेड भी है, दोनों मिक्स पर्सनालिटी होती है।
टाइप वाले भी है, टाइप ए और टाइप बी याद है वो भी, और जो ट्रेड में बताया कि स्वभाव के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, वो भी है. This has both the characteristic features true of type approach as well as trade approach. Hence, it is called as type cum trade approach. कपड़े जो शर्ट आहे बघ. हाँ माधुरी जी. Okay, H.J. Eisneck has classified the personality by having coordination between type and trade approach. Okay, Eisneck ने इस टाइट और ट्रेड अप्रोच दोनों में कोऑर्डिनेट किया, दोनों को मिलाने की कोशिश की कि दोनों में क्या कॉमन है, किस तरह से हम, और क्योंकि कुछ चीजें उसमें अच्छी है, कुछ चीजें हमें, तो दोनों को मिला के हम कुछ हमें मिक्स करके बनाना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू हिम वी हैव 4 लेवल्स ऑफ बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन. और ये सब टाइप और ट्रेड को पूरा अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि हमारे व्यक्तित्व का, हमारे व्यवहार का, है ना, हमारे व्यवहार को, हमारे व्यक्तित्व को हम 4 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे लोवेस्ट लेवल में, सबसे निचला जो लेवल है उसमें उन्होंने बताया at the lowest level we have specific responses, for example blushing, red face in a particular situation, कि हम अपने व्यक्तित्व में हम शर्मा जाते हैं ना किसी सिचुएशन के लिए ना, हमारे अगर जब हम शर्माते हैं तो क्या होता है कि चेहरे पे क्या आ जाता है, ब्लशिंग आ जाती है. तो हम कैसे जानेंगे कि अरे ये शर्मा गया, क्यों, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाएगा. तो उससे कैसे पहचान लेते हैं कि ये शर्मा गया, है ना, उसके भाव को देख के हमें पता चलता है कि उसके अंदर का भाव या उसके बाहर का शरीर का भाव देख के हमें ये पता चलेगा उसके व्यक्तित्व में कि इसके अंदर क्या है. At the second level we have habitual response. We react in a similar fashion when the same situation occurs. For example, not easily picking up the friendship, hesitate to talk to stranger. अभी सेकंड लेवल पे क्या है, हमारी आदतें कैसी है, हमारी आदतें ना मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में एक जैसी रहेगी. अगर आप ज्यादा दोस्त बनाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हो तो क्या होगा कि आप है ना हमेशा किसी से बात करने में आपको बहुत हिचकिचाहट होगी, और कोई स्ट्रेंजर है कि जिसको आप जानते नहीं हो उससे भी आप हिचकिचाओगे बात करने के लिए. ठीक, तो आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी नए से मिलना है तो आपके अंदर हिचकिचाहट आएगी. और यही आदत हमेशा, तो आपकी जो हिचकिचाने की आदत है ना, वो चाहे आज आपको स्ट्रेंजर मिला, आपको 2 साल के बाद भी अगर कोई स्ट्रेंजर मिला, क्योंकि वो आपका स्वभाव ही है कि नए लोगों से आपको बहुत हेजिटेशन होता है, या 10 साल के बाद भी आपका स्वभाव वैसे ही रहेगा. ठीक है. थर्ड लेवल पे आता है वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैबिचुअल एक्ट इनटू ट्रेड्स. इन द गिवन एग्जांपल द हैबिचुअल रिस्पांस गिवन राइज टू ट्रेड कॉल्स शाइनेस. ओके, अभी थर्ड लेवल पे उन्होंने बताया है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग, कि आपकी हैबिट ही है अगर हर चीज में शर्माना. जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हर चीज में शर्म आती है, या हर चीज में वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, मतलब उनके अंदर खुल के भावना नहीं आती है ना. अब हम लोग क्या बोलते हैं, अरे उसको है ना थोड़ा और करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा बहुत शर्माता है. वो क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में से आप देखोगे कि एक बच्चा, 2 बच्चे ऐसे है ना जो कभी हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे कि मुझे आता है. आप कभी उनको बोलोगे चलो खेलने कौन चलेगा, कभी भी वो हाथ ऊपर नहीं करेंगे, मतलब वो कभी नहीं रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि उनको बहुत ऐसे लगता है कि कैसे बोलूं मैं. समझ में आ रहा है सबको? Now fourth level we have the organization of these traits into journal type. A type is defined as a group of correlated traits. In the given example, repeated shyness make the person introvert. अब फोर्थ लेवल में कैसा है कि एक स्वभाव को देख के हम उसके दूसरे स्वभाव के बारे में जान सकते हैं, तो उसको ग्रुप में रखा है. जैसे अगर कोई व्यक्ति ना शर्मीले स्वभाव का है, अगर हमें ये पता चला रहे ये हर चीज में शर्माता है, तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा कि ये इंसान जो है वो अंतर्मुखी ज्यादा है. तो एक स्वभाव से उसके दूसरे व्यवहार के बारे में, स्वभाव के बारे में पता चले. So he described 4 types based on these aspects such as introversion, extroversion, neuroticism, negative emotion and psychocytism, aggressive and anger. और ये चारों लोअर लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल के हिसाब से
उन्होंने बताया कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसके 4 प्रकार हैं। पहला है इंट्रोवर्जन मतलब अंतर्मुखी, दूसरा एक्सट्रोवर्जन बहिर्मुखी, न्यूरोटिज्म मतलब ज्यादा निगेटिव वाले हमेशा, और साइकोसाइटिज्म मतलब जो हमेशा गुस्से में और झगड़ालू रहते हैं। तो टाइप कम ट्रेड थियरी HJ आइस्कैन ने बनाया और उन्होंने उसके लिए 4 टाइप दिए कि या तो हमारा स्वभाव अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, या हम ज्यादा निगेटिव रहते हैं, या तो हम ज्यादा गुस्से वाले और क्रोधित रहते हैं। दिस एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेशन ऑफ आवर पर्सनालिटी। अभी फ्रॉइड ने ना इसके आधार पे हमारे डेवलपमेंट की थियरी बनाई है। ये जो ऊपर के सब पर्सनालिटी है ना, फ्रॉइड ने भी डेवलपमेंटल पर्सनालिटी के ऊपर एक थियरी लिखी है कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो 3 प्रकार की होती है। ओके, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट थियरी बाय फ्रॉइड। उन्होंने बताया कि हमारी पर्सनालिटी कितने तरह की है, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, ये 3 लिख लो आप। अब इसको समझने के लिए एक्सप्लेनेशन पार्ट वहां पे दिया है, मैं आपको समझाती हूँ। ईद, ईगो, सुपर ईगो, है ना। ईद मतलब क्या, जैसे एक बच्चा है, हम कैसे समझेंगे कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। अगर वो बोलता है कि मुझे, अगर वो बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा है या अकेले जा रहा है मान लो, और सामने कोई एक दुकान दिख गई जहाँ पे चॉकलेट है, अगर वो ईद पर्सनालिटी का होगा ना तो उसको लगेगा कि नहीं, मुझे तो ये चॉकलेट चाहिए, कैसे भी चाहिए, मैं चाहे तो चोरी करके ले लूं, या इससे मुझे दूसरे किसी की परवाह नहीं करेगा वो, मुझे चाहिए तो चाहिए, है ना। अगर उस चॉकलेट को पाने के लिए उसको कुछ गलत भी करना पड़ेगा, वो बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। या बड़े लोगों में भी देख लो कि उनको जो चाहिए, कितने सारे क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर है, वो है ना, जो उनको चाहिए वो पाने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों को मार भी डालते हैं, है ना। ऐसे टाइप के जो पर्सनैलिटी होती है उसको कहा जाता है ईद, कि मुझे ये चाहिए भले कुछ भी हो जाए। लेकिन ईगो पर्सनालिटी वाला क्या रहता है, वो सुपर ईगो और ईद में थोड़ा बैलेंस करता है। वो बोलता है कि अगर बच्चे का एग्जांपल ले हम लोग, तो उसमें ऐसा है कि वो बोलता है कि मुझे मुझे चॉकलेट चाहिए, लेकिन मैं ऐसे नहीं ले सकता, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं घर जाता हूँ, पैसे लेके आऊंगा तब खरीदूंगा, या मैं कल बोल दूंगा, है ना, कल पैसे लेके आऊंगा और कल खरीद के खा लूंगा। मतलब वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि अभी सिचुएशन बराबर नहीं है, मुझे चाहिए चॉकलेट, लेकिन उसके लिए मैं प्रॉपर तरीका अपनाऊंगा। क्लियर हो रहा है क्या सभी को? हाँ मैडम। हाँ, ठीक है। ईगो वाला बोलता है कि नहीं, मैं प्रॉपर तरीके से जाऊंगा, उसको चोरी करना नहीं करेगा, वो गलत काम नहीं करेगा वो, और बोलेगा ठीक है जब सिचुएशन आएगी। ऐसे हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत बार आता है, बड़े लोगों की लाइफ में भी, उनको कुछ चाहिए होता है तो गलत काम करके नहीं लेंगे, बोलेंगे नहीं भाई आज का नहीं मिलेगा, चलेगा, मेरे को 10 दिन के बाद, आज नहीं गाड़ी लिया कोई बात नहीं, 2 साल के बाद ले लूंगा, लेकिन कुछ गलत काम से पैसा नहीं कमाऊंगा। ऐसे जो पर्सनैलिटी के लोग हैं ईगो वाले हैं। सुपर ईगो वाले पर्सनैलिटी के कैसा है, अगर हम बच्चे का एग्जाम्पल ले, तो वो सुपर ईगो वाला मतलब वो क्या बोलेगा मन में, ये चॉकलेट तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा खुद कमाऊंगा और अपने पैसे से ही चॉकलेट खाऊंगा। एकदम ऐसे महान व्यक्तित्व वाला होता है ना, तो वैसे हम समाज में भी देखते हैं, उनको कोई छोटी सी चीज हर्ट कर देती है, बोलते नहीं जब ऐसा होगा तभी मैं ये करूंगा, है ना, मैं अपने खुद के पैसे से ये करूंगा, मैं अपने खुद की मेहनत से ये करूंगा, और वो उसके लिए बहुत जी जान लगा देते हैं। ऐसे लोग सुपर ईगो वाले होते हैं। तो ईद, ईगो, सुपर ईगो समझ में आया? ये फ्रॉइड का पर्सनालिटी है, ये एग्जाम में आपको मोस्टली पूछेंगे वो। बोर हो रहा है क्या, पक गए क्या? नहीं मैडम, ऐसा क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा टॉपिक है पर्सनालिटी, इतने सारे लोगों ने लिखा है, वो आपको सभी पढ़ाना है।
क्या करें अभी? वहां पे उन्होंने दिया नहीं कि इसका 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 ही बताइए, नहीं, फ्रॉइड अगर का बताइए, पर्सनैलिटी के इसका ऊपर बताइए। क्वेश्चन आता है ना, हाँ, तो सबके लिखने पड़ेंगे क्या? वो क्या बोलते हैं? नहीं, अभी सबका कितना लिखने जाओगे? फ्रॉइड का याद रखो, एडलर का याद रखो, जूम का, ऐसे जो 2-3 आपके बुक में दिए वो 3 का याद रखो, तो क्या करोगे? ठीक है, ओके। है ना? अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो इसलिए मैं आपको सभी सिखा रही हूँ, है ना? एग्जाम में लिखना है तो या तो आपका एग्जाम पेपर देखो। माधुरी जी, आपने एग्जाम पेपर देखा है क्या? हाँ मैम, किसके बारे में दिया है एग्जाम में? वो फ्राइड के सिगमंड फ्राइड के बारे में है और कॉर्ल ल्यूक के बारे में है। अच्छा, तो बराबर है, ये 2 के बारे में तैयार कर लो तो भी चलेगा। और लेकिन बाद में उन्होंने साइकोसिस और न्यूरोसिस हम्म। का डिफरेंस पूछा है, देखो। हाँ, वो तो मैं लेने वाली हूँ ना, साइकोसिस न्यूरोसिस का। यूनिट 3 अभी ले रही हूँ, फिर यूनिट 2 मैं इसके बाद लेती हूँ। अच्छा, चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी अडलर की जो डेवलपमेंट थियरी है, उन्होंने बताया है कि अडलर की जो डेवलपमेंट थियरी है वो एनर्जी लेवल पे है। एनर्जी लेवल मतलब किसके पास कितनी एनर्जी होती है, कितना वो, है ना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार होता है व्यक्ति, उसके लेवल पे उन्होंने 4 लेवल पे डिवाइड किया अडलर ने। रूलिंग टाइप, लर्निंग टाइप, अवॉइडिंग टाइप और सोशली यूजफुल टाइप ना। तो रूलिंग टाइप में कैसा है वो बताते हैं कि रूलिंग टाइप के जो लोग होते हैं ना, एकदम एनर्जी, सुपर एनर्जी वाले होते हैं, हमेशा सुपीरियरिटी, हमेशा नेता बने रहेंगे, हमेशा हर चीज के लिए सबसे आगे रहेंगे। वो दूसरों को धक्का देके दूसरे के ऊपर पैर डाल के भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, वो रूलिंग टाइप के लोग हैं, उनको कहा गया है। लर्निंग टाइप के लोग क्या है कि वो ऐसा नहीं करते, है ना, वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, ठीक? और वो है ना, थोड़ा सा दूसरे के ऊपर ज्यादा अपना, मतलब कुछ काम रहेगा ना थोड़ा सा, तो सोचेंगे चलो इसको हेल्प ले लेता हूँ, उसको हेल्प ले लेता हूँ, है ना। और ये ज्यादातर है ना, इनको फोबिया या ऑब्सेशन, एंजाइटी, ऐसा कुछ ना कुछ हुआ रहता है, मतलब उनको किसी ना किसी चीज का डर लगा रहता है, कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता है। ओके, ऐसे लोग लर्निंग टाइप के होते हैं। अवॉइड टाइप के कैसे लोग होते हैं? ये लोग है ना, सबसे कम एनर्जी होती है ऐसे लोगों के पास। ऐसे लोग है ना, इतनी कम एनर्जी होती है कि, हाँ, ये लोग है ना, हमेशा कुछ भी करना ही नहीं चाहते जैसे लाइफ में, है ना, अपनी दुनिया में ही रहते हैं, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, उनको जो खुद को भी करना रहता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो डे, ऐसे कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिसको हम बोलते हैं अरे अरे भीख क्यों मांग रहे हैं, है ना। या फिर ऐसे जो लोग जो लाइफ में है ना, एक दिन का कमाने खाने का मिल गया ना, आज का एक दिन का 500-1000 रुपया मिल गया ना, तो जब तक वो पैसा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वापस काम पे नहीं आएंगे। जब वो पैसा खत्म हो जाएगा तब फिर से काम पे आएंगे। ऐसे लोगों को जानते हो आप? ऐसे लोग अवॉइडिंग टाइप के लोग होते हैं, मतलब उनको सिर्फ कैसे भी करके काम चल जाए, मैं जिंदा हूँ, रह लूं, ऐसे लोग। बाद में सोशली यूजफुल टाइप के लोग हैं, ये बहुत हेल्दी पर्सन है, उनके पास अच्छा एनर्जी भी होता है, लेकिन वो दूसरों की मदद भी करते हैं, है ना, हेल्दी माइंड वाले रहते हैं, रूलिंग नहीं रहते, मतलब वो अच्छा माइंड है लेकिन उनको किसी को पुश करके भी नहीं जाना है, किसी का बुरा नहीं करना है, अच्छे से लोगों की मदद करते हुए सबको साथ में लेके चलना है। ये सोशली यूजफुल टाइप के लोग होते हैं। तो इस तरह से अडलर ने ये 4 टाइप में पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है। मुझे लगता है ना कि हम लोग, और किसका, फ्रॉइड, कार्ल जंग और अडलर, ये 3 ही है ना आपके सिलेबस में? हाँ मैडम, 3 ही है। तो ये 3 का ही करते हैं हम लोग, ज्यादा सबका नहीं करते हैं, अननेसेसरी आपके ऊपर भी बर्डन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें पीपीटी में से उतना उतना ही भेजती हूँ आपको, कि पूरा चाहिए आपको पीपीटी? नको नको। है ना, जितना है उतना ही भेजती हूँ। मुझे लगता है उसके, अगर एग्जाम क्वेश्चन पेपर में देख लो, अगर ये 3 के बारे में पूछा तो 3 का ही पढ़ो, अननेसेसरी ज्यादा मत पढ़ो।
ठीक है, तो फ्राइड का हो गया है, अडलर का हो गया है ना। कार्ल रोजर का नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही रहेगा आपको। ठीक है, बाकी सब साइंटिस्ट का साइकोलॉजिस्ट का एक्स्ट्रा ही है। हाँ, अब पर्सनालिटी में एक और टॉपिक है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। वो कल हमने डिस्कस किया था ना कि आपका आनुवंशिकता और आपका वातावरण किस प्रकार आपकी पर्सनालिटी पे असर डालता है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं ये वाला पॉइंट। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी आपको नेचर देता है, आपका स्वभाव कैसा है वो कहाँ से आता है? आपके आनुवंशिकता से आता है। आपका शरीर कैसा दिखेगा, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, वो आपके हेरिडिटी से मिलेगा। आपको फिजिकल मेकअप कैसा रहेगा, फेस का स्ट्रक्चर, कटिंग कैसा रहेगा, है ना, वो आपको माता पिता से मिलता है। इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है? इन्वायरमेंट हमें नर्चर करता है, हमारे अंदर जो स्वभाव है उसी को बढ़ावा देता है। हमारे अंदर जो स्वभाव है उसी से बढ़ के हमारे आसपास के जो चीजें हैं हम उसको देखते हुए बड़े होते हैं। जैसे फैमिली है, स्कूल है, हमारे पड़ोसी कौन है, हम क्या सोशल मीडिया पे, टीवी पे, है ना, मीडिया में क्या देखते हैं, वो सब देख के हमारा, है ना, वो इन्वायरमेंट का रोल होता है। अभी हेरिडिटी में क्या है? आपके जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर में हेरिडिटी में क्या क्या आएगा आपका, कि आपका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपका रंग कैसा है, आपके बालों का कलर कैसा है, आपकी हाइट क्या है, आपके चेहरे का कटिंग क्या है, आपका नोज, नाक का कटिंग कैसा है, ये सब डिपेंड करता है। आपकी आंखों का कलर क्या है, बालों का कलर क्या है ना, बॉडी लंबी है, छोटी है, मोटे हो, वो सब, ये सब। आपका नर्वस सिस्टम कैसा है, आप इंटेलिजेंट बनने वाले हो कि डम बनने वाले हो, आपके अंदर एनर्जी कितनी रहेगी, ये सब। आप साहसिक बनोगे या ना असाहसिक बनोगे, ये सब आपको अपने माता पिता से मिलता है। उस तरह से आपकी पर्सनालिटी होती है। और एनवायरनमेंट में क्या है ना, एनवायरनमेंट में आपकी फैमिली से आप क्या सीखते हो, आपका कल्चर क्या है, किस कल्चर में आप पैदा हुए हो, आप जिस जगह रहते हो वहाँ का ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट कैसा है, कौन कौन से सोशल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहते हो, आपके सोशल लोग कैसे हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या है, आप जन्म से लेके फर्टिलाइजेशन, माँ के जब पेट में होते हो तब से जो आपको इन्वायरमेंट मिलता है आपके मरने तक, वो सभी का सभी आपके ऊपर असर डालता है। इसमें दो कैटेगरी है, एक तो नेचुरल और एक सोशल। नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है और सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक। तो इन सब में ऐसा है कि आपका, है ना, जैसे कि आपका इंस्टिंक्ट कैसा होगा, इमोशन कैसा होगा, आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब तुरंत एक्शन कैसे लेगा, आपका आईक्यू क्या होगा, आपका फिजिक क्या होगा, ये सब आपको हेरिडिटी से मिलता है। लेकिन आपको इन्वायरमेंट से आपकी ग्रोथ कैसी होगी, है ना। आप तो, आपके माता पिता की हाइट लंबी थी, आपकी हाइट भी लंबी होगी, आपके जीन्स में है, लेकिन अगर आप कुपोषण का शिकार हो गए, आपके खाना ही नहीं मिला, तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी। आप बहुत बुद्धिमान माता पिता थे लेकिन आप तो स्कूल ही नहीं गए, तो कितनी बुद्धि आएगी, है ना। तो ये सब डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर। अभी आपको मैं बताती हूँ, अभी हम लोग ये समझते हैं कि जैसे अपने समाज में क्या है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको हम कैसे करते, टेक केयर करते हैं। हमारे अंदर वो स्वभाव है कि हमारे यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं उनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनकी ज्यादा केयर करनी चाहिए, है ना। ऐसा हमारे समाज का और आसपास के जो समाज है वहां पे इस तरह का है ना।
और अगर किसी ने अपने बूढ़े घर वालों को या माता पिता को, है ना, कुछ दुख दिया तो लोग उसके बारे में बोलते हैं अरे वो अच्छा इंसान नहीं है, उसके बारे में हम गलत मान लेते हैं। लेकिन जो ठंडे प्रदेश होते हैं ना, जहाँ पे साल भर बर्फ ही बर्फ रहती है, ऐसी जगह पे अगर कोई व्यक्ति 50 साल से ज्यादा जी गया तो या तो वो खुद आत्महत्या कर लेता है या तो उसके घर वाले उसको मार डालते हैं। और वहां पे इस कल्चर को एकदम सामान्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को ऐसा है कि 50 साल के बाद व्यक्ति शिकार करने के लायक नहीं रहेगा, वो लोगों के ऊपर बोझ बन जाता है। तो लोग अपना खुद के लिए सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए मैं ना शिकार करते हैं, घर बनाते हैं, घर ढूंढते हैं। अगर कोई बुढ़ा रह गया तो अपनी सुरक्षा करेंगे कि उसके पीछे भागेंगे, अपने खाने के लिए करेंगे, वो शिकार ही नहीं कर सकता तो अपना जुगाड़ करे कि उसका करे। तो वो एक बोझ समझा जाता है, उस समाज के लिए वो बोझ है। तो वहां पे, है ना, आदमी या तो खुद ही मर जाता है किसी तरह से कि मैं मर जाऊं ताकि मेरे परिवार से मेरा बोझ हट जाए। अगर वो खुद नहीं मरता है तो उसके परिवार वाले उसको मार डालते हैं। और उस समाज में इसको अच्छे से मान्य है, उसमें कोई बुरा नहीं मानता है। ये इन्वायरमेंट है, कल्चर है। जबकि अगर हमारे यहाँ पे कोई ऐसा करे तो हम सोचेंगे अरे बाप रे, उसने उसको मार डाला, कैसे उसकी हिम्मत हुई, है ना। क्योंकि हम इस माहौल में पैदा हुए, इस माहौल को हमने जाना है। अभी हमारे इंडियंस में और फॉरेनर्स में हम लोग कितना देखते हैं कि इंडियंस के जो माँ बाप हैं वो बच्चे को जितना बड़ा हो जाएगा, 40 साल का बच्चा हो जाएगा तो भी उसको रोज पूछते तू खाना खाया कि नहीं खाया, काम पे गया तो क्या गया। माँ बाप है तो वैसे ही व्यवहार करते बच्चे के साथ, है ना। वो बड़ा हो जाए चाहे जितना बड़ा हो जाए, और बच्चे को भी लगता है हाँ माँ बाप है तो पूछते ही हैं। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है, 18 साल के बाद तो उनको ऐसा है कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, उनका वही कल्चर है। तो वो उस स्वभाव से, तो वहां के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, अपना जॉब करने लगते हैं, खुद के डिसीजन लेने लगते हैं, अलग रहने लगते हैं, है ना। तो उनका प्रोग्रेस अलग। तो उसमें जो बच्चे है ना नशा करने लगते हैं तो उनका पतन होने लगता है, लेकिन जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वो बच्चा, अगर उसको इतना भी फ्री नहीं छोड़ा जाता और ना ही इतना बंधन में रखा जाता है, हमेशा उसको गाइड किया जाता है ना। तो उसकी वजह से, लेकिन हमारे भारतीय लोगों में, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है कभी कभी, क्योंकि माँ बाप हमेशा हमारे पीछे रहते हैं कि हाँ माँ बाप ने बोला करो तो करो। आज आप बताओ, 90, मुझे लगता है आज भी ज्यादातर बच्चे वही स्कूल एडमिशन लेते हैं या वही सब्जेक्ट चुनते हैं जो माँ बाप बोलते हैं, वो खुद का डिसीजन नहीं कर पाते हैं। सही है कि नहीं है? जो माँ बाप ने बोला है वही, साइंस बोला तो साइंस करेंगे, आर्ट्स बोला तो आर्ट करेंगे, ये बोले तो वो करेंगे। वो बच्चे का खुद का डिसीजन, पर्सन मतलब पेरेंट्स जो है बोलते तुझे समझ में नहीं आता, अभी तो छोटा है, मैं डॉक्टर हूँ तो तेरे को भी डॉक्टर ही बनना है, उसको नहीं भी पढ़ना रहेगा तो भी एडमिशन करा देंगे, कैसे भी करके पास हो जाए। तो ये हमारा, हमारे यहाँ का कल्चर है। तो हमारे अंदर ऐसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है फॉरेनर के हिसाब से, हमारा डिसीजन मेकिंग कम हो सकता है, हम फटाफट डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन वहाँ के लोग फटाफट डिसीजन ले सकते क्योंकि वो, उनको स्वभाव के अंदर आ गया है कि भाई खुद का खुद ही करना है ना। क्लियर है क्या ये? तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का असर कैसे होता है वो पता चला। जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनका स्वभाव अलग रहता है, उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उनको अलग मिला है। हमारे यहाँ की पर्सनैलिटी अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, ठंडे प्रदेशों का गर्म प्रदेशों का अलग अलग रहेगा, है ना। अभी हम लोग देखते हैं ठंडे प्रदेश में जो लोग रहते हैं, है ना, उनकी स्किन गोरी गोरी रहेगी, है ना, बालों का कलर अलग रहेगा। अपने जहाँ पे गर्म प्रदेश है उसका, उनका रंग कैसा होता है, काला होता है, तो उनकी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है। तो ये इन्वायरमेंट का असर हो गया। चलो और भी कुछ पूछना है, बताना है, आज यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। तो आपका पर्सनैलिटी टॉपिक खत्म हुआ, नेक्स्ट टाइम हम लोग मॉड्यूल 2 का लेंगे।